हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग साइटोलॉजी का एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे सेल्स के प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका की खोज के बारे में डिस्कस किया था। उस टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के बारे में जो है डिस्कस किया था। आज हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका के प्रकार। तो जैसा कि आपको पता है कि सेल्स जो होती हैं वो स्पेशली दो टाइप की होती हैं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि आप बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि आपको पिछले क्लासों में बताया गया होगा, आपने 6 में 7 में 8 में जो है आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स के प्रकार, तो कोशिका स्पेशली दो प्रकार की होती है। पहला आपका पूर्व केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, और दूसरा आपका होता है सुकेंद्रीय कोशिका, सुकेंद्रीय कोशिका। चलिए, ये तो हिंदी में था। आप लोगों ने इसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के नाम से पढ़ा होगा। तो आपका पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा आपका है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सेल्स स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्व केंद्रीय कोशिका और एक सुकेंद्रीय कोशिका। थोड़ा सा चलिए बता देते हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं चित्र के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व केंद्रीय कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक का निर्माण पूर्णतः नहीं हो पाया होता है, यानी कह सकते हैं कि वह कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि केंद्रक की प्रिमिटिव संरचना पाई जाती है, उसका पूर्व रूप पाया जाता है, वो केंद्रक के रूप में वास्तविक तरीके से देखा जाए नहीं बना होता है। यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक का कंप्लीट विकास नहीं हुआ होता है, तो ऐसी कोशिका को हम पूर्व केंद्रीय कोशिका कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक का विकास बढ़िया से हो चुका होता है, सुविकसित यानी कि विकसित केंद्रक युक्त कोशिका सुकेंद्रीय कोशिका कहलाती है। और जिस कोशिका में केंद्रक का विकास नहीं होता है, अर्थात एक विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उसे हम पूर्व केंद्रीय कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। तो चलिए, इतना हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम इनके बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है पूर्व केंद्रीय कोशिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका पूर्व केंद्रीय कोशिका किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक बनेगा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर। यह डायग्राम एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, यही कह सकते हैं कि यह एक बैक्टीरियल सेल है। चलिए, तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, या आप कह सकते हैं ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल हमने इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि बैक्टीरिया ये जो है एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है। इसकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरियल सेल यानी कि एक जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, हमारे पहला हेडिंग बनेगा यहाँ पर। परिभाषा में लिखेंगे कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक विकसित ना पाया जाता हो उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, हिंदी में पूर्व केंद्रीय कोशिका कहते हैं। चलिए
एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे एक बैक्टीरियल सेल्स, चलिए बैक्टीरियल सेल याद रखिएगा। इसके अलावा जू प्लैंकटन, इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टॉन्स इसेट्रा, ये सारी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अकॉर्डिंग आती हैं। याद रखिएगा, बैक्टीरिया की कोशिका, जूप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम मोनेरा जगत में रखते हैं। आपने पढ़ा होगा मोनेरा जगत के बारे में, नहीं जानते कोई बात नहीं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो ऐसे सभी जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या चीजें पाई जाती हैं और कौन सी चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं और कौन सी चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो पहली बात, आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण। तो हेडिंग हमारा बन सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण। पहली बात, इसकी जो सेल वॉल होती है, याद रखिएगा, सेल वॉल वो बहुत पतली होती है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। हम बाहर से शुरू कर रहे हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो याद रखिएगा, जहां तक हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो वहां पर सेलुलोज की सेल वॉल उसकी बनी होती है। लेकिन इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका के क्या लक्षण होते हैं। फिलहाल हमारा हेडिंग बना हुआ है पूर्व केंद्रीय कोशिका के लक्षण। ये था एग्जांपल। अब हम कैरेक्टर्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, पहला आपका टॉपिक बना हुआ था कि इसकी जो सेल वॉल होती है, ये इसकी सेल वॉल है। याद रखिएगा, सेल वॉल जो कि बनी होती, मैंने बताया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल वॉल। दूसरी बात याद रखिएगा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के चारों तरफ आपको एक दो संरचनाएं एक्स्ट्रा मिल सकती हैं। जैसे क्या, पहला आपको फिम्ब्री मिल सकता है। फिम्ब्री, यहां पर आप जो देख रहे हैं बाल जैसी संरचनाएं, इन्हें फिम्ब्री कहा जाता है। फिम्ब्री हिंदी में रोमाभ कहा जाता है। इसके अलावा आप यहां देख रहे हैं, इसे हम फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला, ये खास तौर पे बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर फ्लैजेला आपको दिखेगा। इसके अलावा आपको फ्लैजेला दिखेगा, फ्लैजेला, जिसे हम हिंदी में कशाभिका कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये कशाभिका है। तो ये दो संरचनाएं एक्स्ट्रा हैं जो इसकी सेल वॉल के ऊपर अटैच्ड रहती हैं या वहां पर पाई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट बात, नंबर 3 ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो भी मैट्रिक्स भरा होता है, जो भी जीवद्रव्य भरा होता है, उसे स्पेशली मैट्रिक्स ही लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, यहां पर भरा हुआ द्रव, जो द्रव भरा होता है उसे हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स इसे हम जीवद्रव्य, साइटोप्लाज्म, इन नामों से जो है इसे इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली इस चीज को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगली बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें विकसित केंद्रक क्या होगा, वो नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में एक विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो ये एक इसका प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा अगली बात करेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम मीसोसोम कहते हैं। ये है मीसोसोम। तो यहां पर मीसोसोम होता है, मीसोसोम यहां पर पाया जाएगा
और माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक स्पेशली कैरेक्टर यही होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, द पावर हाउस ऑफ द सेल्स नहीं पाई जाती हैं। इसके स्थान पर यहाँ पर मीसोसोम, ऐसी ही स्ट्रक्चर्स मिलेगा आपको जिसे मीसोसोम कहेंगे। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वही काम मीसोसोम करता है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, मीसोसोम नहीं पाया जाता है। हम यहाँ पर एक पक्ष की बात करेंगे, दूसरा पक्ष हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए 6 पॉइंट ये हुआ कि जो आप धागा देख रहे हैं दैट इज ए एसएसडीएनए होता है, ये एसएसडीएनए है। याद रखिएगा, एसएस मीन्स क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं पाया जाता है। स्पेशली याद रखिएगा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। 2 धागे होंगे तो डबल स्टैंडर्ड, 1 धागा होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन याद रखिएगा, जो पूर्व केंद्रीय कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही पाया जाता है, नॉट डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो चलिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। क्रोमैटिन यहां पर नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, यहां पर क्रोमैटिन का जो धागा है वो नहीं पाया जाता। क्रोमैटिन का धागा ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्रोमैटिन का धागा किसे कहते हैं, जब डीएस डीएनए के साथ साथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, तब उस धागे को हम कहते हैं क्रोमैटिन का धागा। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमैटिन के धागे नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ 70 होता है। ठीक है, चलिए अगली बात, इसमें जो है रिक्तिका नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है। हमेशा रखिएगा, रिक्तिका मीन्स वैक्यूल्स होता है। ये सारे नाम जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सभी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग कहलाते हैं। तो इन्हीं कोशिकांगों की हम उपस्थिति और अनुपस्थिति यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए, रिक्तिका इसके अंदर नहीं पाई जाती है। और क्या चीजें, 9 चीज, इसमें आरएनए पाया जाता है। इसमें आरएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें ऐसे धागा होगा जिसे हम आरएनए लिखेंगे, तो इसमें आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्र की जहां तक बात करते हैं तो गुणसूत्र वगैरह इसमें होते ही नहीं है। आप जानते रहिएगा इतना कि इसमें गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो कटकुट्टी मीन्स, मैंने कटकुट्टी निशान लगाया, इसका मतलब नहीं पाया जाता, ऑप्शन याद रखिएगा। तो इसमें गुणसूत्र जो है नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं तो 11वां पॉइंट, इस कोशिका के अंदर और कौन सी चीजें हैं, जैसे लवक वगैरह, लवक है, ये सारी चीजें अनुपस्थित रहेंगी। लवक ये भी नहीं पाया जाएगा। लवक मीन्स प्लास्टिड होता है, जो कि खास तौर पे पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो इसमें लवक नहीं पाया जाता, आप याद रखिएगा, प्लास्टिड इसमें नहीं पाए जाते हैं। और देखते हैं कौन सी चीजें, तो चलिए ठीक है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं। अगला कैरेक्टर क्या है वो याद रखिएगा, 12th पॉइंट है अगला। 12th पॉइंट अगला है कि इसमें जो जनन होता है, स्पेशली याद रखिएगा, जो जनन है वो
अलैंगिक प्रकार से होता है। इसमें अलैंगिक जनन, इसमें जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है, खास तौर पे असूत्री विभाजन द्वारा, यानी कि असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन द्वारा इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा। तो जैसा कि आपको पीछे बताया गया है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, मेसोसोम पाया जाता है। अच्छा एक बताओ, इसमें अगर मटेरियल बाहर से अंदर आना हो या अंदर से बाहर जाना हो तो कैसे जाएगा? याद रखिएगा। उसके लिए 13वां पॉइंट याद रखिएगा, इसकी जो सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा मटेरियल बाहर से अंदर और अंदर से बाहर का जो है आना जाना लगा रहता है। तो याद रखिएगा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी के द्वारा जो है पदार्थों का आवागमन रहता है। तो याद रखिएगा, जो भी चीजें अंदर आनी होंगी या अंदर से बाहर जानी होंगी तो उसके लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो जो है काम करती है मटेरियल को अंदर लाने के लिए या अंदर से बाहर ले जाने के लिए, ये सारी चीजें काम करती हैं। तो याद रखिएगा, अभी तक हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिका के नाम से जानते हैं। जैसे बैक्टीरिया की कोशिका, जो प्लैंक्टन सेल्स, फाइटोप्लैंक्टन्स की कोशिका, ये सभी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मोनेरा के सदस्य हैं। इनकी कोशिका अविकसित कोशिका होती है। हम कह सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय कोशिका एक प्रकार से अविकसित कोशिका ही होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उपस्थित सारे कोशिकांग जरूरी नहीं है कि वो विकसित हों, नॉन डेवलप भी होते हैं। और एक बात, ये एक नॉर्मल सेल्स होती है, यानी इसमें वो सारे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं जो एक अच्छी कोशिका में होने चाहिए। चलिए, कोशिका के प्रकार, परिभाषा, उदाहरण लिखने के बाद आप हेडिंग बनाएंगे पूर्व केंद्रीय कोशिका के लक्षण। लक्षण में आप इतने 11, 12, 13 लक्षण लिख देंगे और इसके बाद आप एक अच्छा सा ये लेबल डायग्राम बना देंगे तो आपका जो है पॉइंट खत्म हो जाएगा। चलिए 2-4 कैरेक्टर्स और नोट किए जाएं। जैसे क्या, 14वां पॉइंट ये है कि इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका इसमें नहीं पाई जाती है। तमाम लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें हम जानते ही नहीं हैं। सही है, अभी ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग इन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके चित्र बना करके बाकायदे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अभी आप स्टार्ट करिए सिर्फ। चलिए याद रखिएगा, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स, मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 70S होता है, 80S नहीं पाया जाता है। तो इसमें 80S राइबोसोम जो है नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 70S राइबोसोम ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर गोल्जी कार यानी कि गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, अभी सिलसिला और लंबा चलेगा तो आपको इतना लिख देना है। बाकी जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, सेल्स के बारे में जानकारी लेते जाएंगे और सेल्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी लेते जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। याद रखिएगा, जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है 16 पॉइंट मैंने, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो जो भी चीज़ें कोशिका के अंदर पाई जाती हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्लोली। याद रखिएगा, आज का हमारा टॉपिक बना हुआ था कोशिका के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा है प्रोकैरियोटिक कोशिका का सचित्र वर्णन। कल हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको 2 फिगर के माध्यम से बताया जाएगा, जो है आप पढ़िएगा जरूर, देखिएगा जरूर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में
अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके होम एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही जो है आवश्यक है। याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत ही माइन्यूटली जो है स्टडी करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम कल फिर मिलेंगे। और जाने से पहले मैं बता दूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करके प्रेस कर दें और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो है सभी लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।